हेलो नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे मित्रों, हम भौतिक प्रदेश पढ़ने के बाद इससे पहले क्लास शुरू की थी भारत का अफवाह तंत्र या नदी तंत्र। अब हम अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं और अफवाह तंत्र में मैंने कुछ एक बातें बताई आपको, भाई कौन सी नदियों को कहाँ रखा गया है। भारत के अफवाह तंत्र को मैंने 3 भागों में बांटा है ना। पढ़ने के सहूलियत से, पढ़ने के दृष्टिकोण से नदियों को 3 भागों में बांटा। हिमालय से जो नदियां निकल रही है उसको बोलते हैं हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय तंत्र और एक है अंतरस्थलीय नदियां, है ना भाई। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को भी मैंने फिर 3 भागों में बांटा। हिमालय से निकलने वाली नदियों को भी फिर 3 भागों में बांटा था ना, पता है क्या आप सबको? हाँ पता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां भी 3 भागों में थी, कल कर लिया था। कौन कौन सी थी भाई? सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम पढ़ रहे हैं हिमालय नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिमालय से जिस नदियों की उत्पत्ति होती है वो पढ़ रहे हैं। उसमें भी शुरुआत कर दी थी कल हमने, सिंधु नदी तंत्र की शुरुआत कर दी थी, ठीक है मित्रों। सिंधु नदी तंत्र की शुरुआत कर दी थी और मैं भारत के नक्शे में आ जाऊं और सिंधु की सहायक वगैरह बता दूं आपको। देखो ये है अपना प्यारा सा भारत। ध्यान से सुनना है मित्रों, ध्यान से देखना है, वापिस जो कुछ कराया है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये लो भाई, ये है अपना भारत। तो इसमें मैं आपको एक बार जो नदियां बताई थी उसको वापस मैं डिनोट कर दूं और उसके बाद हम उसके बारे में थोड़ी लिखेंगे मित्रों। देखो मित्रों, यहाँ पे एक वो है हिमनद है, उसका नाम है बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद का नाम क्या है? बोखरचू हिमनद का नाम है बोखरचू हिमनद। तो बोखरचू हिमनद से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। वो कल बताई थी मैंने, जो भारत में दमचौक से प्रवेश करती है, फिर लद्दाख जाके लद्दाख में बहती हुई चिल्लास के पास पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद कराची के निकट डेल्टा बना के सीधी समुद्र में प्रवेश कर जाती है कराची के पास, ठीक है। यह नदी पढ़ी हमने सिंधु नदी। सिंधु नदी की कुल लंबाई है मित्रों 2880 किलोमीटर। कितनी है लंबाई इसकी? इस नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर है सिंधु की लंबाई। और 2880 में से भारत में कितनी बहती है? भारत में केवल बहती है 1114 किलोमीटर। कितनी बहती है? 1114 किलोमीटर है भाई। 1114 किलोमीटर केवल भारत में बहती है ये सिंधु नदी। और सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण नदी, सिंधु की सहायक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, उसका नाम है चिनाब नदी। ये चिनाब नदी दोस्तों बारालापचा दर्रे से इसका उद्गम होता है, वो कल बताया था मैंने। एक बार वापस डिनोट कर देते हैं इसको। देखो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, उसका नाम है बारालापचा दर्रा। मित्रों इस दर्रे का नाम है बारालापचा दर्रा। क्या नाम है दोस्त? इसका नाम है बारालापचा दर्रा। बारालापचा दर्रा। बारालापचा दर्रे से एक नदी का उद्गम होता है, चंद्र और भागा, 2 नदियों के रूप में निकलती है, फिर आगे मिल जाती है, उसे बोलते हैं चिनाब नदी। तो यहां निकलती है चंद्र और भागा, चंद्र और भागा मिलने के बाद ये चिनाब कहलाती है। हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद जाती है सीधी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के बाद मिल जाती है ये मिठानकोट है पाकिस्तान में, मिठानकोट के पास इसमें मिल जाती है ये जहां मिलती है। देखो दोस्तों ये चिनाब है, ये कौन है? चिनाब। और ये है सिंधु और ये बारालापचा दर्रा। चिनाब नदी सिंधु में जहां मिलती है वो पाकिस्तान में मिलती है, और जहां मिलती है उसका नाम है मिठानकोट। कहां मिलती है मित्रों? मिठानकोट में मिलती है। मिठानकोट, मिठानकोट। फिर चिनाब की एक नदी है, उसका नाम है दाई ओर से मिलने वाली एक सहायक नदी, उसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है? झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झरने से, वो वेरीनाग के झरने से उद्गम होता है। बताओ झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है?
झेलम नदी का उद्गम होता है बेरीनाग के झरने से उद्गम होता है। बेरीनाग का झरना है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये बहती हुई सीधी पाकिस्तान में जाके मिल जाती है भाई, यहाँ से आती है और यहाँ मिल जाती है पाकिस्तान में। इसका नाम है भाई दोस्त झेलम। क्या नाम है इसका? इसका नाम है झेलम, ठीक है। और ये अभी सिंधु नदी की बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियां पढ़ रहे हैं हम, है ना। सिंधु, झेलम, चिनाब। अब चिनाब नदी के इधर से इधर जा रही है ना भाई, तो बाई ओर से मिलने वाली एक सहायक नदी है, उसका नाम है रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? ये दर्रा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। जो रावी नदी ऐसे बह के जाती है भाई, दिखा दूं आपको, ये नदी है रावी नदी और यहां जाके मिल जाती है। और मित्रों ये नदी है रावी नदी। क्या नाम है इसका? रावी नदी, ठीक है। ये झेलम हो जाएगी। अब आप सबको पता होना चाहिए ऊपर वाली नदी और नीचे वाली नदी। देखो हम 5 नदियां पढ़ेंगे, इससे पहले बता दिया मैंने आपको, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, 6 नदियां पढ़ेंगे। तो सिंधु का और सतलज का उद्गम स्थान एक ही है, मतलब एक तो नहीं है, पास पास है। तो बोखरचू हिमनद के पास में 2 झीलें हैं मित्रों। एक झील तो है राक्षस ताल झील, इनका नाम है राक्षस ताल झील। तो राक्षस ताल झील और यहां पे एक झील है, उसका नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है? मानसरोवर झील, ठीक है मित्रों। तो राक्षस ताल झील से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी। तो सतलज नदी मित्रों कैसे आती है रे भाई? सिपकिला दर्रे से आती है। यहां पे एक दर्रा है, उसका नाम है सिपकिला दर्रा। सतलज नदी आ रही है, सिपकिला दर्रे से प्रवेश कर रही है भारत में और हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद पंजाब आती है। पंजाब में बहने के बाद सीधी चिनाब में मिल जाती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सतलज। और एक नदी है व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम भी होता है रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे के पास में एक व्यास कुंड है, वहां से इसका उद्गम होता है। रोहतांग दर्रा ये रहा, यहां से इसका उद्गम होता है मित्रों, यहां से होता है व्यास नदी का उद्गम। व्यास नदी बहने के बाद पंजाब आती है, पंजाब के बाद कपूरथला स्थान में, देखो पंजाब में एक स्थान है कपूरथला, कपूरथला में आके सतलज से मिल जाती है। और कपूरथला में ही हरिके बैराज का निर्माण है, जो हरिके बैराज सतलज और व्यास के संगम पे बना हुआ है, ठीक है। ये स्थान है कपूरथला। कपूरथला में हरिके बैराज है और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली अपने राजस्थान के लिए, है ना भाई। तो अब मैं आपको बताता हूं कौन सी नदी पे कौन सा बांध है और कौन सा बांध विवादास्पद है, कौन सा बांध विवादास्पद नहीं है। ये पढ़ने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको, नदियां कितनी है? ये नदियां हैं मित्रों 6। देखो नदियां हैं ये 6, आपको पता होना चाहिए नदियां कितनी है? 6। काउंट कर लो बोले, सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, 6 नदियां हैं। जब अपना देश आजाद हुआ 1947 में, तो 1947 से पहले पूरी कहानी बढ़िया चल रही थी। अब आजाद हो गए तो 6 नदियों का पानी पाकिस्तान जा रहा है। तो पाकिस्तान वालों के और भारत वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा बढ़ गया यार के पानी, पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि ज़्यादा पानी हमें मिलना चाहिए और भारत वाले बोलते हैं कि ज़्यादा पानी हमें मिलना चाहिए। तो ये तो विवाद बढ़ गया भाई, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। इस लड़ाई झगड़े को आए दिन राड़ होती है, मतलब आए दिन झगड़े होते हैं, ठीक है। इस झगड़े को मिटाने के लिए विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ सितंबर का महीना था, 19 सितंबर था, मतलब 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता होता है। उस सिंधु जल समझौते में भारत की तरफ से अपना तत्कालीन प्रधानमंत्री था, उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति था, उसका नाम था अयूब खान। जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में एक समझौता होता है, उसे हम कहते हैं सिंधु जल समझौता। वो समझौता क्या था उसको आगे डिटेल से लिखेंगे, लेकिन एक बार समझ लेते हैं। देखो यहां आओ आप मित्रों, 6 नदियां थी, 6 नदियां थी, सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास
और एक नदी थी सतलज। मित्रों ये 6 नदियां थी। तो उस समय के जो लीडरशिप करने वाले लोग थे, है ना भाई, जिसके हाथों में जिम्मेदारियां थी, उन्होंने कहा यार 6 नदियां हैं तो 3 तो रख लो पाकिस्तान के हिस्से में और 3 रख लो भारत के हिस्से में। देखने में तो बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है कि 3 आप रख लो 3 हम रख लेंगे, लेकिन आगे बहुत बड़ी समस्या होगी, उसका भी मैं आपको जिक्र करूंगा, आपके सामने आएंगे। तो पहले बता दूं मित्रों, ये ऊपर वाली जो 3 नदियां हैं ना, सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब 3 नदियां तो जाती है पाकिस्तान के हिस्से में। कहाँ जाती है? पाकिस्तान के हिस्से में। और रावी, व्यास, सतलज आती है इंडिया के हिस्से में। ठीक है, लेकिन इस समझौते में देखो आप क्या हुआ मित्रों, 6 नदियों में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? आप बताओ मेरे को, देख के, यहां देख के बताओ। 6 नदियों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख नदी है सिंधु नदी। और सिंधु नदी की भी महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? वो है चिनाब नदी। ठीक है, लेकिन मित्रों यहां देखो, सिंधु नदी और चिनाब नदी दोनों नदियां किसके हिस्से में चली जाती है? पाकिस्तान के हिस्से में चली जाती है। फिर अपने बचा क्या? फिर रावी नदी बची है, व्यास बची है, सतलज बची है, ये तो सहायक नदी है भाई। अरे सहायक नदियों का हम क्या करेंगे? करने को तो बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो सबसे प्रमुख नदी सिंधु, और सिंधु की सबसे प्रमुख सहायक नदी उसका नाम था चिनाब नदी। ये दोनों महत्वपूर्ण नदियां मित्रों हमने खोदी। कैसे खोदी? सिंधु जल समझौते के तहत खोदी। और इसमें समझौता होता है मित्रों कि 3 नदियां रखो पाकिस्तान वाले और 3 नदियां रखेंगे भारत वाले। ये समझौता भारत ने कर लिया। कब किया? ये समझौता होता है सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1962 को ये समझौता होता है मित्रों। सॉरी 60 में होता है भाई, 62 में नहीं 60 में होता है। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को होता है। किसकी मध्यस्थता में? विश्व बैंक की मध्यस्थता में होता है। और इस समझौते में भारत की तरफ से हिस्सा कौन लेते हैं और पाकिस्तान की तरफ से हिस्सा कौन लेते हैं? देखो लिख लो, सिंधु जल समझौते में भारत की तरफ से हिस्सा कौन लेते हैं भाई? भारत की तरफ से यहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उसका नाम था चाचा नेहरू। चाचा नेहरू का नाम क्या है भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इधर कौन था? पाकिस्तान में कौन था भाई? पाकिस्तान में कौन था मित्रों? पाकिस्तान के उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे। अरे अपने तो थे प्रधानमंत्री और उनके थे राष्ट्रपति। उसका नाम क्या था? अयूब खान था भाई। क्या नाम था? अयूब खान। लिखो, अयूब खान। ठीक है ना? तो सिंधु जल समझौता, हाँ एक बात और है, सिंधु जल समझौता कहाँ बैठ के, अरे यार मीटिंग कर रहे हैं, कमिटमेंट हो रहा दोनों के भाई, दोनों पक्षों में एक बात हो रहा है, समझौता हो रहा है, तो कहीं बैठना पड़ेगा ना यार। ऐसे हवा में थोड़ी बातें करेंगे। हवा में बातें करेंगे क्या? नहीं, कहीं बैठना पड़ेगा, कहीं स्थान विशेष की लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी। तो वो लोकेशन कौन सी थी? कराची। क्या थी भाई? कराची। तो बताओ सिंधु जल समझौता कहाँ हुआ? कराची में हुआ मित्रों ये। ठीक है, विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ। हालांकि इसके अंदर और डिटेल बातें हैं कि गर्मी के दिनों में सिंधु झेलम चिनाब का 80% जल तो लेगा पाकिस्तान और इसका 20% लेगा भारत, और रावी व्यास सतलज का 80% भारत लेगा और 20% पाकिस्तान लेगा। ये डिटेल प्रावधान था, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन मोटा मोटा ये है, ध्यान रखना है आपको कि ऊपर की 3 है, सिंधु झेलम चिनाब पाकिस्तान जाएगी और रावी व्यास सतलज भारत आएगी। बस ये मोटा मोटा प्रावधान था। कराची में हुआ, विश्व बैंक के मध्यस्थता से हुआ। भारत की तरफ से हिस्सा जवाहरलाल नेहरू ले रहे थे और पाकिस्तान की तरफ राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ले रहे थे। ठीक है मित्रों, इसके आगे हम देखते हैं कि ये समझौता तो हो गया। अब समझौता तो कर लिया, लेकिन मोटी मोटी और बड़ी बड़ी नदियां चली गई पाकिस्तान के हिस्से में। अब क्या करें? अब 2 ही रास्ते हैं अपने पास, या तो हम समझौते को मान लेवे और या समझौते को हम तोड़ लेवे। क्या कहा मैंने? या तो सिंधु जल समझौते को भारत मान लेवे और ये सिंधु जल समझौते को भारत तोड़ लेवे। अरे ये तो ठीक उसी प्रकार बात हुई, जैसे देखना, एक प्लॉट है 10 लाख का, है ना? एक प्लॉट की कीमत 10 लाख है और मैं लगा रहा हूं उसके 7 लाख। ठीक है, 10 लाख और मैं लगा रहा हूं 7 लाख। लेकिन बीच वाले ने किसने कहा यार चलो ना तो 10 वाले की रखो ना 7 वाले की रखो, उसको 8.5 में कर लो। क्या करेंगे?
8.5 में करोगे तो डन हो गया। 10 के और 7 के बीच में 8.5 लाख में हमारे दोनों के मध्यस्थता से समझौता हो गया, भाई ये प्लॉट मैंने 7.5 लाख में 8.5 लाख में ले लिया। लेकिन जब मैं घर गया तो पापा ने कहा यार ये प्लॉट तो 4.5 लाख का ही है, तो फंस गए। भाई जबान की भी कोई वैल्यू होती है ना। तो उसी प्रकार हमने सिंधु जल समझौते में जबान कर ली, हम मतलब पुख्ता हो गया भाई के 3 नदियां पाकिस्तान की, 3 नदियां भारत की, जबान हो गई अपनी, लिखित में हो गए, ठीक है, पूरा वेरिफिकेशन हो गया काम अपना, लिखित में साक्षी है अपने पास, तो फिर जबान माननी पड़ेगी, तो समझौता अपने को मानना पड़ेगा। अब समझौते को तोड़े तो अपनी छवि खराब हो जाती है मार्केट में, अरे भारत वालों ने सिंधु जल समझौता किया और सालों ने माना ही नहीं, है ना भाई, तो गलत बात है। और यदि हम समझौता माने तो हमारे जल नहीं आएगा, तो क्या करें, माने तो भी नुकसान और नहीं माने तो भी नुकसान। नहीं मानने के क्या कारण है, नहीं मानने क्या कारण है, नहीं मानेंगे तो लोग बाग हमारे को क्या कहेंगे, कोई इज्जत नहीं है, तो ऐसे ही बातें करते हैं, ऐसे ही हवा में बातें करते हैं। और मान लेते हैं तो अपनी कृषि नहीं होगी, जल नहीं होगा, सिंचाई नहीं होगी, पेयजल नहीं होगा, नुकसान ही है। तो फिर भारत ने दिमाग लगाया यार अब कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन भारत दोस्तों इतना मासूम देश नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, यू आर नॉट सो इनोसेंट, इनोसेंट यानी मासूम, आप मासूम नहीं हो, आप बहुत होशियार हो, इंटेलिजेंट हो। उसी प्रकार भारत भी बहुत इंटेलिजेंट है इस मामले में। कैसे देखो, अब भारत वाले बोल रहे हैं यार चलो 3 नदियां जा रही तो जाने दो साले को, ठीक है, लेकिन उन्होंने भारत वालों ने एक दिमाग लगाया कि इस नदियों पे हम बांध का निर्माण कर देते हैं। देखना यहां पे झेलम नदी है। एक बात और सुनो आप, यदि कोई भी अपने को बड़ा काम करना है, मतलब चोरी का काम करना है, चोरी का काम को क्या कहें साफ साफ भाषा में, जैसे कोई बुरा काम करना है अपने को, तो बुरे काम की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है या बड़े से होती है। देखो बुरे काम की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। यदि आप बोल दो यार के मैं आज 5 आदमी का मर्डर करके आया, तो अच्छा काम नहीं है ना, एकदम नहीं बोल सकते हैं। अगर बुरा काम करना है तो बिल्कुल छोटे से करना पड़ेगा पहले, है ना। ठीक उसी प्रकार भारत और अच्छा काम करना हो तो एकदम बोल दो। जैसे आप कोई भी एग्जाम के पेपर देते हो और आपने फर्स्ट रैंक लेकर आए, फर्स्ट रैंक लेकर आए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम है, एकदम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुरा काम, जैसा कि मैं बोल सकता हूं क्या मैंने 5 आदमी का मर्डर कर दिया, नहीं बोल सकते भाई। इससे पहले कुछ करना पड़ेगा, पहले उसकी थोड़ी बहुत पिटाई कर दो, फिर उसके हाथ पैर तोड़ दो, एक दिन जाओ 1 मर्डर कर दो, एक दिन जाओ 5 मर्डर कर दो, फिर ऐसे धीरे धीरे बड़ा काम होता है। ठीक उसी प्रकार भारत ने भी सबसे पहले छोटा काम किया। झेलम नदी है भाई, झेलम नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है किशन गंगा नदी। क्या नाम है मित्रों? किशन गंगा नदी। तो किशन गंगा नदी पे भारत ने सबसे पहले एक बांध का निर्माण किया। किस बांध पे, किस नदी पे? किशन गंगा नदी पे। यह है किशन गंगा नदी, जम्मू कश्मीर में ही है और झेलम की सहायक नदी है। तो किशन गंगा नदी के ऊपर भारत ने क्या कर दिया? किशन गंगा बांध का निर्माण कर दिया। किशन गंगा परियोजना या किशन गंगा बांध एक ही बात है। यह है झेलम, यह क्या है भाई? यह है झेलम और झेलम की सहायक है ये किशन गंगा। यह है झेलम की सहायक किशन गंगा। देखो मैं बता रहा हूं भारत कितना इंटेलिजेंट है इस मामले में, वो समझना आप, है ना। झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा, तो सबसे पहले वो छोटी नदी को पकड़ेगा। तो किशन गंगा नदी के ऊपर भारत ने एक परियोजना बना दी, उस परियोजना का नाम है किशन गंगा परियोजना या किशन गंगा बांध। किशन गंगा बांध। मित्रों यदि किशन गंगा बांध पे, यदि किशन गंगा नदी पे हम बांध का निर्माण कर देंगे तो झेलम नदी में पानी की आवक कम हो जाएगी। झेलम नदी में यदि पानी कम जाएगा तो पाकिस्तान वाले मुद्दा उठाएंगे, अरे भागो पानी क्या रोक लियो, आपने समझो तो एवडो है, इसका पानी हमारे पाकिस्तान में आना चाहिए, आप क्यों रोक रहे हो, आपका हिस्सा है ही नहीं। ऐसे करेगा ना भाई, बिल्कुल जायज बात है मित्रों। पाकिस्तान भी मुद्दा उठाएगा और वो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा। मित्रों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां है? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में क्या? द हेग में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन गया मित्रों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया पाकिस्तान। देखो ये है किशन गंगा परियोजना और किशन गंगा परियोजना के ऊपर भारत ने एक बांध का निर्माण किया, उसकी ऊंचाई निर्धारित करी 100 मीटर कर दी और पाकिस्तान चला गया कोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला गया और उसने शिकायत की कि भाई हमारे समझौता हो रखा है
और फिर भी साढ़े पाकिस्तान वालों भारत वालों ने किशनगंगा पे किशनगंगा बांध का निर्माण कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखना मित्रों, ये अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होता है ना, ये हमेशा मध्यस्थता वाला न्याय करता है। मतलब न तो आपके फेवर में ना मेरे फेवर में, उन दोनों के बीच में जो रास्ता निकलता है वो निकाल देता है। तो किशनगंगा बांध की ऊंचाई 100 मीटर थी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि भारत वालों आपने बांध का निर्माण क्यों किया। तो भाई वो भारत वाले बोलेंगे हमने बांध का निर्माण किया, हम पानी नहीं रोकेंगे। अरे पानी नहीं रोकोगे तो बांध क्यों बनाया? बांध इसलिए बनाया मित्रों, वो जवाब देना सुनना, भारत ने जवाब क्या दिया कोर्ट में, हमने तो बना तो दिया लेकिन हम इसका पानी का उपयोग नहीं करेंगे। अरे नहीं करोगे तो फिर बनाया क्यों? इसलिए बनाया कि ये झेलम नदी का पानी ये किशनगंगा नदी का पानी आ रहा है, पानी इसमें बांध में आएगा, फिर बांध से पानी जो नीचे गिरेगा ना उसको हम टरबाइन पे गिराएंगे, टरबाइन घूमेगा, अपनी बिजली का निर्माण हो जाएगा और ये पानी वापस दे देंगे। तो कोर्ट ने कहा यार ये बात तो सही है, ये तो पानी का यूज करके वापस दे रहा है आपको, बेचारा यूज कर ही नहीं रहा है, लेकिन चुपके से इधर पानी भी निकाल लेगा वो और बिजली का निर्माण भी कर लेगा। बहुत दिमाग लगाया इसने। तो नीदरलैंड वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने न्याय दिया कि भारत अपने बांध की ऊंचाई को थोड़ी कम कर लेवे। कितनी कर लेवे? उसको कर लेवे 98 मीटर कर लेवे। 98 मीटर कर लेवे तो पाकिस्तान की बात भी रह जाएगी और भारत की बात भी रह जाएगी। भारत ने कहा ठीक है कर लेंगे, कर लिया। भारत ने कहा ठीक है कर लेंगे, तो ये बात ठीक हो गई। इसके बाद मित्रों किशनगंगा पे कौन सी परियोजना का निर्माण हो गया? यहां पे हो गया किशनगंगा परियोजना का, किशनगंगा परियोजना का निर्माण हो गया, है ना भाई। इसके बाद भारत वाले ने देखा यार अब तो छोटा काम तो कर दिया और पार पड़ गया, अब थोड़ा बड़ा काम करते हैं। बड़ा काम का मतलब है कि अब झेलम नदी, पहले तो झेलम की सहायक किशनगंगा पे उसने बांध बनाया, अब बोल रहा है भारत एक काम करते हैं अब झेलम पे ही बांध बना देते हैं। तो झेलम नदी पे एक बांध का निर्माण करता है, उस बांध का नाम है दोस्तों तुलबुल परियोजना। क्या नाम है? तुलबुल परियोजना। यहाँ पे है तुलबुल परियोजना, ठीक है। तुलबुल परियोजना बनाई तो फिर वो पाकिस्तान जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में और फिर वही बात कि भारत वालों बताओ झेलम नदी पे आपने तुलबुल बांध क्यों बनाया? हमने बांध बनाया पर पानी का यूज नहीं करेंगे। फिर वही बात, पानी का यूज नहीं करोगे तो क्यों बनाया? हम पानी को गिराएंगे टरबाइन पे और टरबाइन से विद्युत का निर्माण करेंगे और पानी को वापस डाल देंगे। तो फिर हाई कोर्ट ने कहा यार ये अपने को पागल बना रहा है, तो इसकी ऊंचाई को थोड़ी कम कर दो। फिर वही निर्णय दे दिया, लेकिन विवादित तो है ना भाई। तो झेलम नदी पे है तुलबुल। इसके बाद फिर भारत ने देखा अपना काम हो ही रहा है, फिर भारत ने चिनाब नदी पे एक बांध का निर्माण किया। उस बांध का नाम है बगली हार, मतलब हार पिला देते हैं किसको? पाकिस्तान वालों को। तो एक बांध का निर्माण करता है भारत चिनाब नदी पे, इसका नाम है बगली हार, बगल में हार, इसको हार पिला दो साले को, ठीक है। तो बगली हार परियोजना का निर्माण कर दिया चिनाब पे, फिर कोर्ट में गया, फिर मामला वही है बगली हार परियोजना। और इसके बाद यहाँ पे दुलहस्ती परियोजना, बगली हार के बाद यहाँ पे है दुलहस्ती, दुलहस्ती और एक है सलाल। कितनी है? सलाल। 3 परियोजना निर्माण कर देता है चिनाब नदी पे, ठीक है। लेकिन बनने के बाद कोर्ट में जाता है, कोर्ट थोड़ी ऊंचाई कम करवा देता है, तो बड़े बड़े बांध का निर्माण कर दिया। फिर इतने में एक चमत्कारिक आदमी आ जाता है। देखो दोस्तों, इतने में एक चमत्कारिक, एक मिनट पानी पी लेता हूं। इतने में एक चमत्कारिक आदमी आ जाता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। क्या? नरेंद्र मोदी के पहले वाले कार्यकाल की बात है, 2014 के आसपास की। देखो 2014 के आसपास की बात है, नरेंद्र मोदी आ गया और उसने कहा यार क्या यार 100 मीटर 98 मीटर 95 मीटर बांध का निर्माण कर रहे हो, 100 मीटर 98 मीटर इसका काम नहीं है, आप तो एक बांध का निर्माण करो डायरेक्ट। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। इस सिंधु नदी पे एक बांध का निर्माण कर दो, उसका नाम है नीमू बाजगो परियोजना। कौन सी परियोजना? नीमू बाजगो परियोजना। नीमू अब की बार बजा देंगे साले को, अब की बार बजा देंगे किसको? पाकिस्तान वालों को।
तो नींबू बाजगो परियोजना। मोदी जी ने कहा यार इसकी ऊंचाई रखते हैं अब की बार 150 मीटर। लेकिन एक बात बताऊं मित्रों, घर में कोई भी काम होता है तो परिवार वाले बैठ के एक बार थोड़ी राय तो लेते हैं ना। फिर बड़े आदमी जो बोल दिया, जो अपने परिवार में सीनियर लोग हैं वो बोल देते हैं, वो फाइनल काम हो जाता है। पर फिर भी एक प्रस्ताव रख देते हैं नॉर्मली परिवारों में कि यार हम ये काम कर रहे हैं, आपकी क्या सहमति है। ठीक उसी प्रकार नरेंद्र मोदी ने जब संसद में ये बात रखी कि भाई हम सिंधु नदी पे एक बांध का निर्माण कर रहे हैं और उस बांध की ऊंचाई हम 150 मीटर रखेंगे। पहले वाला बांधों की ऊंचाई तो 100 मीटर, 95 मीटर, 92 मीटर यही है। मोदी जी ने कहा अब की बार हम 150 मीटर रखेंगे। तो विपक्ष वालों में कहा, विपक्ष में कौन है, विपक्ष वाले विरोध करते हैं, आपको पता आना चाहिए। तो विरोध तो करा नहीं, और वो नहीं क्या सोनिया गांधी ने कहा नहीं साहब, अरे विरोध विपक्ष में कौन बैठा, सोनिया गांधी बेटी है ना। तो सोनिया गांधी ने कहा 150 नहीं 180 मीटर ऊंचाई रखते हैं। किसकी, नींबू बाजगो परियोजना की। तो मोदी जी ने कहा यार ये तो अच्छी बात हुई, विपक्ष भी अपने साथ ही है। लेकिन मित्रों आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान की संसद में यदि कोई भी घटना घटित होती है तो अपने को पता चल जाता है ना। आज इमरान खान को बंद कर लिया, आज पाकिस्तान वालों की सेना ने ये कर दिया, पाकिस्तान में भूख हड़ताल हो रही है, पाकिस्तान में आटा खत्म हो गया, सब घटना सुनने को मिलती है ना। ठीक उसी प्रकार अपने संसद में एक बात रखी गई कि नींबू बाजगो परियोजना बढ़ाएंगे सिंधु नदी पे और उसकी ऊंचाई हम 150 मीटर 180 मीटर रखेंगे। इतनी बात पल्ले पड़ गई पाकिस्तान वालों के। भाई यहाँ की सूचना भी तो पाकिस्तान जाती है ना। अरे पाकिस्तान की सूचना जब भारत वालों को पता लग जाती है तो भारत वालों की सूचना भी पाकिस्तान वालों को पता लगेगी, सीधी सी बात है, लगेगी। तो इसका पता लग गया पाकिस्तान वालों को, और पाकिस्तान वाले नींबू बाजगो परियोजना का निर्माण होने से पहले ही कोर्ट में चले गए और स्टे लगा दिया। ये ठीक उसी प्रकार हुआ कि मेरे को मारने का मेरे को डर है, भाई वो मेरे को मार देगा, उससे पहले मैं पुलिस में शिकायत कर दूं यार ये मेरे को मारेगा और मेरे को शंका है, डाउट है इस पे, तो अच्छा काम हो जाएगा। जैसे कि मेरा मकान है 2 मंजिल और मेरे पड़ोस वाले 7 मंजिल मकान बना रहा है, मेरे को सूचना मिली, मैं पहले ही कोर्ट में जाके स्टे लगवा दूंगा। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान ने इसके ऊपर स्टे लगवा दिया। नींबू बाजगो परियोजना की नींव भर दी, थोड़ी बहुत चुनाई हुई और इसके ऊपर स्टे लग गया। तो अभी ये बंद है, ठीक है। इस बार हम ऊंचाइयां तय करने में ही रह गए और नींबू बाजगो परियोजना पूरी नहीं हुई है। लेकिन सारांश में हम कह सकते हैं मित्रों, नींबू बाजगो परियोजना भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है और नींबू बाजगो परियोजना सिंधु नदी पे है, ठीक है। किशन गंगा परियोजना भी भारत पाकिस्तान के बाद विवादित है और ये किशन गंगा नदी के ऊपर है। झेलम नदी पे हमने एक परियोजना का निर्माण किया, उसका नाम था तुलबुल परियोजना, यह भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। और क्या किया हमने, चिनाब नदी पे मित्रों हमने 3 परियोजनाओं का निर्माण किया, उसका नाम था बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल। 3 परियोजनाओं का निर्माण किया चिनाब नदी पे, वो भी तीनों परियोजना विवादित है। अब मेरे को आप ये बताओ मित्रों, आप ये बताओ मुझे, सिंधु पे कोई भी बांध बनेगा तो वो विवादित रहेगा, बिल्कुल रहेगा। झेलम पे बनेगा कोई भी बांध तो वो भी विवादित रहेगा, चिनाब पे बनेगा तो भी वो बांध विवादित रहेगा। किस किस के बीच में विवादित रहेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित रहेगा। और क्यों रहेगा, क्योंकि तीनों नदियां उस पाकिस्तान वालों की है, ओबियसली विवादित तो रहना है। लेकिन यदि भारत वालों ने रावी नदी पे बांध बनाया, व्यास नदी पे बांध बनाया और सतलज नदी पे कोई बांध बनाया तो ये बांध विवादित रहेंगे क्या? नहीं दोस्तों, नहीं। रावी व्यास सतलज पे जो भी बांध बनेगा, जो भी परियोजनाएं बनेगी, वो कभी किसी भी कीमत में विवादित नहीं रह सकती, क्योंकि ये तो अपने सेम आई है ना यार, हम कुछ भी करें इसके ऊपर। ठीक उसी प्रकार हमने इसके ऊपर भी कुछ कुछ किया है, कुछ कुछ बांधों का निर्माण किया है, वो मैं बता देता हूं मित्रों। यहां पे जगह नहीं है लेकिन मैं थोड़ा डिनोट कर देता हूं। देखो मित्रों, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद पंजाब के उत्तर में एक जिला है पठानकोट, यहां से बहती है और पठानकोट में एक बांध का निर्माण किया गया। पंजाब के एक प्रसिद्ध राजा हुए जिसके पास कोहिनूर हीरा था, उसका नाम था रणजीत सागर बांध। उसका नाम था रणजीत, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है।
तो महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे इसी बांध का नाम कर दिया रणजीत सागर बांध, और इसका आगे चल के नाम चेंज किया, उसका नाम था थीन बांध। तो रणजीत सागर बांध या थीन बांध रावी नदी पे स्थित है पंजाब के पठानकोट में। ठीक है, ये विवादित नहीं है दोस्त, बिल्कुल विवादित नहीं है। उसके बाद आओ व्यास नदी पे आ जाओ। व्यास नदी पे हिमाचल प्रदेश में दो बांध है, एक तो है पोंग बांध और एक है पंडोह बांध। एक तो है पोंग और एक है पंडो, दो बांध है व्यास नदी पे। दोनों बांध विवादित नहीं है और दोनों बांध हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये विवादित क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि अपनी नदी पे बने भाई, कोई विवाद नहीं है। चलो नीचे बची है सतलज नदी। मित्रों सतलज नदी भारत में प्रवेश कर रही है शिपकिला दर्रे से, और हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के ऊपर एक परियोजना का निर्माण किया गया, उसका नाम है नाथपा झाकरी परियोजना या नाथपा झाकरी बांध। यहां पे कर दूं, उसका नाम है नाथपा झाकरी बांध। नाथपा झाकरी बांध कहाँ है मित्रों? नाथपा झाकरी बांध हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी के ऊपर है और कोई विवादित नहीं है क्योंकि अपनी नदी पे बनी है। ठीक है, और एक परियोजना एक बांध है, आपने नाम सुना होगा भाखड़ा और नागल बांध। पहले भाखड़ा आता है, तो भाखड़ा है हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पे, यहां पे है भाखड़ा बांध, और पंजाब के अंदर है नागल बांध। ठीक है, इसका नाम तो हो जाएगा भाखड़ा, इसका नाम हो जाएगा भाखड़ा और इसका नाम हो जाएगा नागल बांध। नागल बांध। और जहां व्यास नदी और सतलज नदी दोनों मिलती है वो स्थान है कपूरथला। कपूरथला में एक बांध का निर्माण किया गया, उसका नाम है हरिके बैराज। उसका नाम है हरिके बैराज, और हरिके बैराज से एक नहर का उद्गम होता है, उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो अपने राजस्थान तक पहुंचती है। ठीक है मित्रों, तो ये पूरी हमने चर्चा की है नदियों की, और अब हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल लिखते हैं मित्रों। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा? सबसे पहले हमने सिंधु नदी लिखा, तो हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे सिंधु नदी। क्या लगाएंगे मित्रों? सिंधु नदी। अब इस नदियों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और एक एक नदी के बारे में पूरी थ्योरी लिखेंगे। मैंने चित्र के रूप में आपको समझा दिया है, और आपको पता होना चाहिए मित्रों भूगोल पढ़ा जाता है चित्रात्मक रूप से। मैं पूरे प्रायद्वीपीय भारत को, भौतिक प्रदेशों को, सबको चित्र बनाया, उसके बाद थ्योरी लिखाई। ठीक उसी प्रकार पूरी नदियां दिखाऊंगा, कहाँ पे कौन सा बांध है, कौन सी परियोजना है, क्या विवाद है, कहाँ नदी के ऊपर मोड़ है, कहाँ घुमाव है, किस नदी के ऊपर कौन सा शहर बसा हुआ है, वगैरह वगैरह सब डिटेल से हम चर्चा करेंगे। हम अभी चित्र बना के देखा है, अगली क्लास में दोस्तों हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।